हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है राज्य और राष्ट्र। तो आपका एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है राज्य और राष्ट्र, और आज की इस वीडियो में हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर आप थोड़ी सी बातें समझ लें। देखो, ये जो चैप्टर है वो आपको इसमें कई सारी बातें समझनी है। इसी चैप्टर में आपको पहली बात तो यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर हम ये जो राज्य की बात करेंगे वो हम कर रहे हैं आपके इस सब्जेक्ट के अंडर में। मतलब यहाँ पर हम जो एंशियंट इंडिया का जो पॉलिटिकल थॉट रहा है, स्पेशली जो एंशियंट टाइम में जो इंडियन का पॉलिटिकल थॉट रहा है, उस समय राज्य और राष्ट्र का क्या मतलब था, और फिर मेडाइवल टाइम पर राज्य और राष्ट्र का क्या मतलब था, और आज के टाइम पर राज्य और राष्ट्र का क्या मतलब है, ये सारी बातें हमें कवर करनी है। ध्यान से समझिए, कई सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपकी वीडियो देखने का। अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, हमें यहाँ पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में राज्य और राष्ट्र के मतलब को काफ़ी डिटेल में समझना है। सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर राज्य और राष्ट्र, या जो राष्ट्र राज्य होता है, इसके अर्थ को समझना है सेपरेटली। अभी हम यहाँ पर इसकी मीनिंग को जान लेते हैं। देखो, सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर आपको सारी चीज़ें कैसे और किस तरह से समझाई जा रही हैं। तो बिना देरी किए पहले बात करते हैं कि राज्य शब्द का क्या मतलब होता है। अब राज्य को हम अभी सारी चीज़ें भूल जाओ, अब एक बात करते हैं राज्य की। अब सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न हो सकती है लोगों में कि जो राज्य है, आप कई लोग इसे यूपी मान लेते हैं, कई लोग इसे बिहार, कई लोग पंजाब, कई लोग मतलब वगैरह वगैरह स्टेट इसको मान लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट की, या जब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य को पढ़ते हैं, तो इस राज्य का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। कोई देश कहेगा नहीं आपको, लेकिन आपको समझना है, जब आप पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको इतना अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी कि वहाँ पर जो भी राज्य लिखा है उसका मतलब देश होता है। अब मैं यहाँ पर देश नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई जो एकेडमिक बुक है, जो किताबें हैं, उसमें हमें राज्य ही देखने को मिलेगा, राज्य शब्द ही मिलता है, और ऑफिशियली भी राज्य शब्द का यूज़ किया जाता है पूरे देश के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी आप यहाँ पर राज्य को देश के रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दी कि इस राज्य का जो मतलब है वो देश ही है, ठीक है? अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब एक राज्य की जो अवधारणा है उसके 4 तत्व होते हैं। देखो, एक राज्य हम कहते किसे हैं? एक राज्य हम उसे कहते हैं जिसका एक परिभाषित क्षेत्र होता है, एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक स्थायी आबादी यानी कि जनसंख्या होती है, और एक प्रभावी सरकार यानी कि एक सरकार होती है जो प्रभावी होती है, एक बिल्कुल सही सरकार होती है। एक संप्रभुता, ठीक है? संप्रभुता मतलब वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है। अब यहाँ पर आप यहाँ पे एक मैप को देखो। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, बट प्लीज़ काम चलाइए थोड़ा-सा, समझने के लिए बहुत है ये भी। आपको यहाँ पर कई सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं, कई सारे कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, जिसे हम स्टेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक हंगरी दिखाई दे रहा है, ठीक है? हंगरी में आप देखिए, यहाँ पे आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं ना, बॉर्डर्स। आप यहाँ पे इसी तरह दूसरे राज्यों को देखिए, यहाँ पे फ्रांस है तो फ्रांस की आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इटली है तो इटली के बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जर्मनी के बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बीच में अपने आप ही एक बॉर्डर बन गया स्विट्ज़रलैंड का, तो आपको यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड भी दिखाई दे रहा है। इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मेनली दिखाई देगी, एक बॉर्डर। मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो राज्य होता है उसका एक परिभाषित क्षेत्र होता है। जो राज्य होता है उसका एक क्या होता है, उसका एक परिभाषित क्षेत्र होता है, उसकी जो टेरिटरी होती है वो डिफाइन होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इटली का जो क्षेत्र है या जो दूसरे राज्य हैं उनका जो क्षेत्र है वो क्या है, एक तय है। ये नहीं कि इटली थोड़ा आगे बढ़ जाए, या जो फ्रांस है वो यहाँ तक है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से अब निश्चित है, और यहाँ तक हमें बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं। सब कुछ एक डिफाइन है, लिखा हुआ है सब कुछ, मतलब सबको मतलब पता है, बिल्कुल परिभाषित है। उनकी जो बाउंड्री है वो, मतलब एक राज्य की परिभाषा के 4 तत्व होते हैं। पहला मैंने आपको समझा दिया कि एक राज्य के अंतर्गत आपको हमेशा ही एक क्षेत्र, एक एरिया, परिभाषित एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि स्थायी आबादी।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर एक स्थायी आबादी है। आप खुद सोचिए, जो इटली है वहाँ के जो लोग हैं वो स्थायी लोग हैं ना, ऐसा तो नहीं है वो टेम्परेरी आकर बसें कुछ समय के लिए और कुछ समय बाद चले जाएंगे। एक स्थायी आबादी होती है राज्य में, ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक प्रभावी सरकार, एक सरकार भी होती है और सरकार है भी। इसके अलावा संप्रभुता। अब यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है, मैप नहीं भी दिखाई दे रहा तब भी आप देखिए, जितने भी स्टेट है अभी आपको दिखाई, मतलब आप जानते हैं जिनके बारे में, जैसे कि यूएसए हो गया, इटली हो गया, भारत हो गया, ये कैसे हैं? ये स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, इसलिए हम इन्हें एक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र हैं, ये आज़ाद हैं, ये किसी के गुलाम नहीं हैं। आपको अब यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पे आपको राज्य का मतलब समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, मुझे आपको समझाना था कि एक राज्य हम किसे कहते हैं। तो राज्य हम उसे कहते हैं जहाँ पर एक परिभाषित क्षेत्र होता है, जहाँ पर एक स्थायी आबादी होती है, जहाँ पर एक सरकार होती है और जहाँ जो क्षेत्र संप्रभुता हासिल किए होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। सिंपल सी बात है, अगर ये एक क्षेत्र है, बिल्कुल निश्चित क्षेत्र है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, भारत का एग्जांपल। अब भारत का जो बाउंड्री है, भारत की जो बाउंड्री है वो क्या है? वो बिल्कुल निश्चित है, डिफाइन है कि भाई यहाँ तक बाउंड्री है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने पीओके में थोड़ा कब्जा कर रखा है, चाइना ने थोड़ा सा कब्जा कर रखा है कश्मीर, मतलब लद्दाख का बहुत सारा एरिया, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी मैप में तो डिफाइन है ना कि हमारा यहाँ तक हमारा एरिया है। तो यहाँ हमें दिखाई देती है ये सारी बातें भारत में, कि भारत में हमें एक डिफाइंड क्षेत्र दिखाई देता है। इसके अलावा एक स्थायी आबादी, भाई आबादी है भारत में, एक स्थायी रूप से रहती है भारत में। इसके अलावा सरकार है भारत में, और संप्रभुता, भारत किसी का, आज के टाइम पर भारत किसी का गुलाम नहीं है ना, भारत किसी का गुलाम नहीं है। तो इस तरह भारत क्या है? भारत एक राज्य है। यूएसए को भी यहीं पर आप रख के देखो, यूएसए भी एक राज्य दिखेगा आपको। इसी तरह ब्रिटेन भी एक राज्य है। तो आपको राज्य का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जिसकी बाउंड्री निश्चित होती है, जिसमें एक आबादी होती रहती है, सरकार है जहाँ पर अपनी, और वो क्षेत्र स्वतंत्र है। मतलब वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग सरकार है, जो सरकार है वो स्वतंत्र है, वो कोई भी निर्णय कर सकती है। तो वो क्या हुआ? वो एक स्टेट हुआ। स्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया, उस क्षेत्र को हम स्टेट कहेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्र की। एक राष्ट्र का क्या मतलब होता है, ये आपको समझना जरूरी है। कुछ भी आउट ऑफ नहीं पढ़ाया जा रहा, सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों पढ़ाई, आपके सिलेबस में कहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ डिफाइन है। बस आप पूरा देखो, पूरा समझो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें। एक तरह से मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझनी ही समझनी है, आपको कहीं अलग से आपको डिटेल में इनको आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ सारी बातें समझो। अब राष्ट्र को समझो। एक राष्ट्र क्या होता है? एक राष्ट्र भाषा, देखो, एक राष्ट्र भाषा, इतिहास, जातीयता, संस्कृति या समाज जैसी साझा विशेषताओं, साझा यानी कि जो एक मिली जुली, ठीक है, आपसी विशेषताओं के संयोजन के आधार पर गठित लोगों का एक समुदाय है। संयोजन के आधार पर गठित लोगों का एक समुदाय। सिंपल सी बात है, एक समुदाय है जिसकी भाषा, संस्कृति, इतिहास या धर्म समान है, तो उसको हम राष्ट्र कहते हैं, उसको हम नेशन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र को हिंदी इंग्लिश में कहेंगे नेशन। अब यहाँ पे आप समझिए राष्ट्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक समुदाय के ही लोग रहते हैं और उस समुदाय की भाषा समान है, वहाँ का इतिहास एक जैसा है। एक जैसा इतिहास का मतलब कि वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का इतिहास सेम है। जैसे कि अगर हम भारत में ले लें, वैसे तो भारत एक राष्ट्र नहीं है, अभी आप मैं समझाऊंगा आपको, पर भारत का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। इतिहास के मामले में देखो तो भारत का इतिहास एक जैसा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के हर कोने पर, तो मतलब पूरे भारत पर ही तो अंग्रेजों का राज था। वो बात अलग है कि आप कहोगे गोवा पर तो अंग्रेजों ने राज नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि भारत पर अंग्रेजों का राज था। इस तरह से भारतीय लोगों का जो इतिहास है वो एक जैसा है। लेकिन अब मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे आपको ये उदाहरण दिया था, जो कि सही यहाँ पर अभी नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझिए, ऐसा कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर एक समुदाय रहता है और उस समुदाय की भाषा एक जैसी है, या फिर इतिहास जो है वहाँ का बिल्कुल समान है, बिल्कुल मिलता है, भाषा एक जैसी है, इतिहास एक जैसा है, उनका नस्ल वगैरह जिससे वो, मतलब जिस तरह के वो लोग हैं वो एक जैसे, जातीयता एक है, उनकी संस्कृति एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, मतलब एक ही संस्कृति है, समाज एक जैसा है। और इसी तरह से अगर समुदाय के अंतर्गत ये सारी विशेषताएं मिलती हैं, तो उस समुदाय को हम क्या कहेंगे? एक राष्ट्र। क्या कहेंगे? वो समुदाय एक राष्ट्र है। बात को समझिए, अभी ये वाली चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। अभी आज जब हम पढ़ेंगे ना राष्ट्र राज्य, तो ये समझ में आएगा। जब एक राष्ट्र, जब कोई नेशन है, राष्ट्र है, जब वो राष्ट्र राज्य बन जाता है तो उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं।
राज्य राष्ट्र मैंने आगे पीछे कर दिया, आप इसे राष्ट्र राज्य समझ सकते हैं। अब राष्ट्र राज्य एक शब्द है, कीवर्ड है, जो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही। राष्ट्र राज्य क्या होता है, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान राष्ट्र राज्य दोनों हैं। अब राष्ट्र राज्य किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो राष्ट्र राज्य वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ जहाँ पर राष्ट्र अगर राज्य बन जाए तो हम उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो 1947 से पहले भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा भाग या सीमा सीमा प्रांत जो था वो एक राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत एक राज्य यानी कि पाकिस्तान बन गया, जो कि एक राष्ट्र राज्य है। देखो भारत का अब जो पश्चिमी एरिया है, अफगानिस्तान के बाद जो पश्चिमी एरिया आपको दिखाई देता है, सिंध का, बलूचिस्तान का, जहाँ पर आज पाकिस्तान है, पश्चिमी जो पंजाब है, जहाँ पर आज जो पाकिस्तान है, वहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत समय पहले 1947 से पहले अगर हम देखें तो आप पाओगे कि वहाँ पर जो लोग रहते थे ना, उनकी संस्कृति एक जैसी थी। अब केरल वगैरह से अगर हम कंपैरिजन करने लगे इस पश्चिमी प्रांत का, तो बहुत अलग है केरल वगैरह से, केरल से, कर्नाटका से, यूपी वगैरह से भी काफ़ी अलग सी संस्कृति थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लोग थे वो एक राष्ट्र थे, यहाँ पर मेनली उर्दू भाषा का बोलबाला था, और यहाँ पे मुस्लिम हूँ मतलब एक ही इस्लाम धर्म ज़्यादा था, ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म के थे। जो समुदाय था वो इस्लाम धर्म को जो पूरा समुदाय था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल्स थे वो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। तो यहाँ पर भाषा उर्दू मतलब समान, धर्म में काफ़ी समानता, फिर संस्कृति भी यहाँ पर समान थी। ये मैं पाकिस्तान का मैप बना रहा हूँ, हालांकि गलत थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाषा समान, धर्म समान, संस्कृति बोल चाल या भाषा वगैरह ही आ जाती है संस्कृति के अंदर, पहनावा वगैरह एक जैसा। तो ये जो पाकिस्तान का एरिया आज हम देखते हैं, जो भारत में पहले कभी हुआ करता था, तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले देखा जाए, तो भारत का उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था वो एक राष्ट्र था। क्या था, वो एक राष्ट्र था, ठीक है, नेशन था। लेकिन जब 1947 के बाद भारत के इस प्रांत को भारत से अलग करके एक अलग देश बना दिया गया, यानी कि एक राज्य बना दिया गया, तो अब ये क्या बन गया, राष्ट्र राज्य। सिंपल सी बात है, जब एक राष्ट्र राज्य बन जाता है तो उसको हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज पाकिस्तान एक राष्ट्र राज्य है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो एक ही संस्कृति के हैं, एक ही समुदाय के हैं, मैक्सिमम जो भाषा है वो एक ही है, इतनी ज़्यादा विविधता डाइवर्सिटी नहीं है। वो अलग है कि थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को आप एक राष्ट्र राज्य कह सकते हैं। यहाँ पर आपको राष्ट्र का मतलब भी समझ में आ गया, राज्य का मतलब भी समझ में आ गया। कुछ और उदाहरण अगर मैं आपको राष्ट्र राज्य के दूं तो आप यहाँ पर ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्रिटेन में क्या है, एक ही धर्म है, भाषा मेनली इंग्लिश ही है, और क्रिश्चियनिटी धर्म है, भाषा एक ही है, और संस्कृति बिल्कुल एक जैसी है, संस्कृति कल्चर वहाँ का एक जैसा है, तो वो क्या है, एक राष्ट्र है। फ्रांस आप देख लो, फ्रांस एक क्या है, राष्ट्र राज्य है, राष्ट्र भी है और राज्य भी है। यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्र भी है और राज्य भी है। बट अगर आप बहुत लोग सोच रहे हो कि भारत का क्या हाल है, तो भारत को आप देखिए ध्यान से। अगर हम भारत को देखें तो भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है। मैक्सिमम विद्वान का यही मानना है कि भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है। क्यों, देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर हम भारत को देखें तो केरल का, आप दक्षिण भारत का एरिया देख लो, दक्षिण भारत के एरिया में जो संस्कृति है, जो भाषा है, वो अलग है। उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत को देख लो, वो अलग है। आप पूर्वोत्तर भारत चले जाओ, वो अलग है। पहाड़ी इलाकों में आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम देख लो, तो यहाँ पे संस्कृतियाँ अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। भारत में 500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सिर्फ संविधान में देखा जाए तो 22 भाषाएं आई थिंक, या उससे भी ज़्यादा भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है। तो संस्कृति में अंतर है, काफ़ी विविधता है। तो भारत में एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बहुत सारे हैं। भारत में अलग अलग समुदाय हैं जिनकी जो समानता है एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, और आपस में जो अलग अलग समुदाय हैं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। तो कहने का मतलब यही है कि भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है। आपने यहाँ पे ये समझा। हालांकि वो बात अलग है कि भारत का इतिहास सेम रहा है, कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो पूरे देश में सेम हैं, तो काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट भी रहती है कि भारत एक राष्ट्र राज्य है या नहीं है। बट मैक्सिमम विद्वान यही मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कई सारे राष्ट्र हैं, कई सारे मतलब ग्रुप्स हैं, कई सारे पीपल्स हैं, समुदाय हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति रीति रिवाज रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ज़मीनी स्तर पर समझिए कि बात क्या है। ये आपने बहुत डिटेल समझ लिया, ये आपने डिटेल वाली बात कर ली, बिल्कुल डिटेल। इससे ज़्यादा डिटेल आप क्या पढ़ोगे, इससे ज़्यादा डिटेल आप क्या समझोगे। आपने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझ लिया एक राज्य क्या होता है, एक राष्ट्र का क्या मतलब है, और एक राष्ट्र राज्य क्या होता है। इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता किसी क्षेत्र के लिए, यही शब्द यूज़ होते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आप जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हो राज्य राष्ट्र, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं देखेंगे कि अलग से राज्य को समझें, अलग से मतलब राष्ट्र को समझें और फिर अलग से राष्ट्र राज्य को समझें। अब ध्यान से समझो, ये जो भारत के लिए ये जो शब्द यूज़ है राष्ट्र राज्य, हमें जो पढ़ना है, इसको नॉर्मली राज्य से ही इंडिकेट किया जाता है। इसको नॉर्मली हम राज्य के तौर पर ही समझ रहे हैं। यहाँ पर हमें अलग से मतलब बहुत ज़्यादा डीपली राष्ट्र को नहीं समझना, या फिर हमें आप कहें कि राष्ट्र राज्य क्या है, तो उसे हमें यहाँ पर नहीं समझना। अगर हम अभी हम बात करेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, जितनी भी अभी बातें होंगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम राज्य को ही मानकर चलेंगे। इसका मतलब हम सिर्फ राज्य से ही मानकर चलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी आगे जब वीडियो आप देखोगे तो इसी वीडियो में सारी की सारी बातें भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे कि भारत में राज्य का मतलब ये था, भारत में कौटिल्य ने राज्य को ये कहा है, डैश डैश चीज़ें हम अभी आगे एटसेट्रा पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर जो हमारा राज्य शब्द होगा उसका मतलब सिर्फ ये राज्य ही होगा। ये नॉर्मली जो राज्य है, यहाँ पर हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं इसके लिए सिर्फ हम राज्य शब्द का ही यूज़ करेंगे। हम राष्ट्र वगैरह का शब्द का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? वो बिल्कुल सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। भारत में हम राष्ट्र राज्य के मतलब राज्य राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाते। सिर्फ हम एक राज्य के रूप में ही सारी बातें करते हैं, सिर्फ एक ही शब्द का यूज़ करते हैं और करेंगे राज्य। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मैंने आपको फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, आपको मैंने राष्ट्र क्यों समझाया? देखिए डरिए मत, ये आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है और ये भी आपको समझना था। ये आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में आएगा और ये आपको समझना था। ये वाली चीज़ें अभी आगे काम आएंगी, मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आए, तो ये वाली चीज़ें आपको काम आएंगी। क्योंकि ये आधुनिक तौर पर क्या बातें होती हैं ये आपको मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अब यहाँ तक बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश रखो। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें सीखी आपने, राज्य क्या होता है, कन्फ्यूजन मत हो। बस आपने अभी ये सीखा, राज्य का मतलब आपको समझ में आ गया, आपको राष्ट्र का मतलब समझ में आ गया, और आपको राष्ट्र राज्य का मतलब समझ में आया। जितना आया ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, इतना आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको काफ़ी समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पे आपको बात करनी है कि देखो, अभी हम बात कर रहे थे राज्य की, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे राज्य का यूज़ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि आज जिस शब्द को हम मतलब जिस राज्य शब्द को हम आज लेकर चल रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो शब्द है राज्य या राष्ट्र, ये जो शब्द है, ये जो अवधारणा है, ये भारत की अपनी अवधारणा नहीं है, एशिया या भारत की अपनी अवधारणा नहीं है। ये जो अवधारणा है वो यूरोप से जन्मी है। यह इस अवधारणा का विकास यूरोप में हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर किस तरह से राज्य शब्द का ये जो आधुनिक मतलब है, आज के टाइम पर हम इसी मतलब को हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें ये आधुनिक है, ये मॉडर्न टाइम पर, आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। ये आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ लिया, ठीक है? आधुनिक हमने देख लिया कि आज के टाइम पर राज्य का क्या अर्थ है, आज के टाइम पर राष्ट्र का मतलब क्या होता है, आज के टाइम पर राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है, ये हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पर अभी आपको समझना ये है कि आखिर ये जो राज्य शब्द का ये जो आज का मतलब है वो आया कहाँ से? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से आया, यूरोप से आया। अब कैसे आया इसको समझते हैं। अब बात करते हैं राज्य की यूरोपीय अवधारणा। देखो, इसको हम समझ चुके हैं, राज्य की यूरोपीय अवधारणा जो अभी मैंने आपको समझाया राज्य के बारे में, वो सब कुछ यूरोप के ही कॉन्टेक्स्ट में था। यूरोप ने ही ये अवधारणा पूरे विश्व में फैलाई है। ये यहाँ पर अभी अभी हमने जो कुछ भी बातें की, ये सब यूरोप ने ही पूरे विश्व में फैलाया है, और ये हम आधुनिक तौर पर आज हम इसको ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भारत का कॉन्टेक्स्ट, भारत ये जो प्राचीन जो शासन रहा है, मध्यकालीन जो शासन रहा है, उसमें ये फिट नहीं बैठता, ये उसका अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी ये आधुनिक अवधारणा है, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा, क्योंकि आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में भी हमें पढ़ना था। अब ये जो आधुनिक कॉन्टेक्स्ट है, इसका जन्म यूरोप में हुआ। अब किस तरह से हुआ इसको समझ लेते हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी चीज़ें, बोर मत होइए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। अब देखो, राज्य की यूरोपीय अवधारणा की अगर हम बात करें, अब शुरू से बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम सबसे पहले की बात करें, राज्य के अस्तित्व से आने से पहले नोमैड्स जो पीपल्स थे वो खानाबदोश के रूप में रहा करते थे। देखिए दोस्तों, जब राज्य यानी कि जब कोई देश अस्तित्व में नहीं आया था, तो जो दुनिया थी वहाँ पर हमें खानाबदोश लोग दिखाई देते हैं, जो घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, शिकार करते थे। लोग चलते जाते थे शिकार के लिए, वो आगे बढ़ते जाते थे, शिकार पर उनका जीवन यापन टिका हुआ था।
तो लोग पहले नोमैड्स थे, खानाबदोश थे और कुछ भेड़ बकरियां भी भी लेते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन अब धीरे इसके बाद जैसे लोग नोमैड्स थे, तो उसके कुछ समय बाद धीरे-धीरे परिवर्तन आया और अब बस्तियां बसनी शुरू हुई। यहाँ पे सेटलमेंट लिखा है, ये बस समझाने के लिए। आप फिर उसके बाद बस्तियां बसनी शुरू हुई। लोगों ने स्थायी रूप से पशुपालन किया, फिर कृषि का साथ में ही कृषि भी होने लगी, स्थायी खेती की जाने लगी, इससे बस्तियां बसने लगी। बात को समझिए। फिर बस्तियां बसने लगी, फिर गांव बन गए। अब गांव से धीरे धीरे फिर बड़े बड़े साम्राज्य सामने आ गए। हम बाद में देखते हैं ना, कई सारे रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य हो गए, दूसरे साम्राज्य हो गए, हमें कई सारे साम्राज्य दिखाई देते हैं। और ये बात तो आपको भारत में भी देखने को मिलेगी कि जो पहले था राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, जब जाहिर सी बात है लोग खानाबदोश के रूप में, शिकारियों के रूप में या घुमक्कड़ों के रूप में इधर उधर भटकते रहते थे। फिर कृषि का विकास हुआ, पशुपालन हुआ, गांव बसे, फिर साम्राज्य सामने आए। ये कॉमन बातें हैं, लेकिन हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब साम्राज्य सामने आए तो हमें दो चीज़ें दिखाई दी, एक पूरी तरह राजतंत्र, पूर्ण राजतंत्र, एक संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र जैसे कि हमें इंग्लैंड में, नीदरलैंड में दिखाई दिया, जहाँ पर संविधान भी था और राजतंत्र भी था। जैसे कि आप देखते हैं ना, मोनार्की भी थी और संविधान भी था इंग्लैंड वगैरह में। और पूर्ण राजतंत्र मतलब जो राजा ने जो कह दिया वही सब कुछ था। तो हमें फिर यूरोप में ये दिखाई देता है कि शासन स्थापित हो जाते हैं, साम्राज्य आते हैं, फिर साम्राज्य में शासन स्थापित हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने ये बात की कि पहले स्टेट वगैरह या देश वगैरह नहीं हुआ करते थे। लोग खानाबदोश के रूप में, यानी कि चरवाहा यानी कि घुमक्कड़ कबीलों के रूप में रहा करते थे। इसके बाद उन्होंने पशुपालन, कृषि करना शुरू किया। इसके बाद एक साम्राज्य स्थापित हुआ और उस साम्राज्य में फिर शासन व्यवस्था भी स्थापित हो गई। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो साम्राज्य थे, पहले तो राज्य थे नहीं, जो भी स्टेट था, जो भी कुछ था, ये जो साम्राज्य वगैरह थे, ये हमेशा आपस में क्षेत्र के लिए, टेरिटरी के लिए लड़ते रहते थे, ज़मीन के लिए आपस में लड़ते रहते थे। अब इस ज़मीन के लिए लड़ाई होती रहती थी, मतलब ये था युद्ध होते थे, वॉर होती थी। और वॉर होने में क्या होता है, सेना का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से सेना का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद कोई भी राजा संप्रभु नहीं था, क्योंकि क्षेत्र बदलते रहते थे। देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने देखा कि एक साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं, लेकिन ये जो साम्राज्य थे वो आपस में टेरिटरी के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ते रहते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी राजा संप्रभु नहीं था। संप्रभु का मतलब कोई भी राजा पूरी तरह ये दावा नहीं कर सकता था कि ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ये मेरा अपना क्षेत्र है। वो दावा कर भी देता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसके ऊपर आक्रमण कर सकता था। ये पूरी तरह स्वतंत्र या लेजिटिमेट नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर बस ये है कि एक राजा, कोई भी राजा संप्रभु नहीं था, कोई भी राजा एक तरह से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था, उसके ऊपर भी आक्रमण हो सकते थे। राज्य, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेना का महत्व बढ़ जाता है, फिर सामंतवादी व्यवस्था आती है यूरोप में। अब इस व्यवस्था में क्या होता है, अब यूरोप की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। लड़ाइयाँ होती रहती थी क्षेत्र के लिए, ज़मीन के लिए। और इसी इसी बीच हम देखते हैं कि जो राजा थे और जो पुरोहित थे, उनके बीच आपस में संघर्ष चलता रहता था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चर्च था, यूरोप में जो चर्च हुआ करता था वो काफ़ी शक्तिशाली था। यूरोप में जो चर्च था वो काफ़ी शक्तिशाली था उस समय। लगभग ये मेडाइवल पीरियड के आसपास की बात हो रही है। उस टाइम अगर हम यूरोप में देखें तो चर्च बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और इस समय जो चर्च था वो राजा को भी कई बार नीचे नीचे करने की कोशिश करता था। जो चर्च था, जो पुरोहित थे, वो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और राजा अपने आप को सर्वोच्च मानता था। इस कारण से दोनों में संघर्ष होने लगता था। भाई देखो, राजा अपने आप को कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पुरोहित अपने आप को दावा करता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो इस कारण से दोनों ही के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। और इसी के चलते ये सभी स्टेट में हुआ, फ्रांस में या दूसरे जो स्टेट थे, सभी स्टेट में हमने देखा कि जो राजा थे, जो पुरोहित थे, जो पुरोहित वर्ग था, उनके बीच संघर्ष चला। अलग अलग विचारधाराओं के लोग सामने आ गए। इस कारण से यूरोप में एक लंबे समय तक धार्मिक युद्ध हुआ। इसे 30 साल का युद्ध भी कहा जाता है। इसे फिर वेस्टफेलिया के बाद इसे मतलब ख़त्म किया गया। 30 ईयर्स ऑफ वॉर के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। आप बस इतना समझिए कि यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट था राजा और पुरोहितों के बीच कि कौन सर्वोच्च है। लेकिन अब इसके बाद संघर्ष शुरू हो जाता है, फिर युद्ध होने लगता है।
अब युद्ध होने के परिणाम स्वरूप युद्ध को शांत करने के लिए 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है। वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप ये जो युद्ध हो रहा था ना, धार्मिक युद्ध जो हो रहा था यूरोप में, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अब क्या होता है, अब यहाँ ध्यान से समझिए। वेस्टफेलिया की संधि से पहले क्या था, 1900 निकल रहा है मुझसे, 1648 से पहले क्या सिचुएशन थी, ध्यान से समझिए। 1648 से पहले जो जो भी राज्य थे, जो साम्राज्य थे उस समय, जो साम्राज्य थे उनके बीच क्या होता था, साम्राज्यों के बीच वो हमेशा ही क्षेत्र के लिए, यानी कि ज़मीन के लिए, टेरिटरी के लिए आपस में लड़ते रहते थे। अब वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप ये तय हुआ, सभी जो वर्ग के जितने भी, जो फ्रांस वगैरह के या जो इटली वगैरह के जितने भी मतलब प्रमुख व्यक्ति थे, अब उन्होंने क्या चीज़ें डिसाइड की, यहाँ इसे समझिए आप। अब इन सभी देशों ने डिसाइड किया, इन सभी देशों ने आपस में डिसाइड किया कि ये आपस में टेरिटरी के लिए अब नहीं लड़ेंगे। अब क्या होगा, जो बॉर्डर होंगे उसको पहले डिफ़ाइन किया जाएगा, बॉर्डर को सभी लोग सहमति से डिफ़ाइन कर लेंगे, आपसी सहमति से सभी लोग बॉर्डर को निश्चित कर लेंगे। तो यहाँ पे आप महत्व को समझिए। 1648 में एक वेस्टफेलिया की संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया। पहले क्या था, बॉर्डर्स की कोई मतलब अहमियत ही नहीं थी। क्या होता था, कभी इटली इतना बड़ा राज्य बन जाता था, कभी इटली छोटे राज्य में सिमट गया, कभी फ्रांस बहुत ज़्यादा बड़ा राज्य बन गया, कभी छोटा बन गया, कभी आपने रोमन साम्राज्य सुना होगा। तो साम्राज्य में कोई सीमा नहीं होती थी, बाउंड्री नहीं होती थी कन्फर्म, ठीक है। राज्य छोटे बड़े होते रहते थे, जैसे कभी किसी ने आक्रमण कर दिया तो वो जीत गया, तो उसने अपने साम्राज्य को फैला दिया, पहले ऐसे हो रहा था उस समय। लेकिन 1648 की संधि के बाद, वेस्टफेलिया की संधि के बाद सारी चीज़ें निश्चित कर दी गई कि अब बॉर्डर्स को क्या किया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, बॉर्डर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस अब दी गई, निश्चित किया गया। इसके साथ ही लेजिटिमेसी, वैधता भी प्रदान की गई। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता, वैधता का मतलब है लेजिटिमेसी, छोड़ो, लेजिटिमेसी वैधता प्रदान किया गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जो बाउंड्रीज थी उसको वैधता मिल गई। वैधता का मतलब कि कोई भी तीसरा देश, कोई भी दूसरा देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। जैसे कि फ्रांस ने अपनी बाउंड्री निश्चित की, स्विट्ज़रलैंड ने अपनी बाउंड्री निश्चित की और इटली ने अपनी बाउंड्री निश्चित की। एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। अब बाउंड्री कन्फर्म करने से ये हो गया कि अब प्रत्येक देश को संप्रभु माना गया। पहले ना संप्रभु यानी कि स्वतंत्र पूरी तरह प्रभुसत्ताधारी नहीं माना जाता था, लेकिन अब संप्रभु राज्य माना गया। मतलब इसका ये होता है कि कोई देश अब आक्रमण नहीं करेगा बिना किसी वजह के। अब जो बाउंड्री है, कोई देश बाउंड्री बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तो वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें की गई। इसके बाद एक शांति स्थापित हो सकी यूरोप में। हालांकि उसके बाद भी युद्ध बहुत सारे हुए यूरोप में, वर्ल्ड वॉर वगैरह युद्ध यूरोप में ही हुआ था, लेकिन फिर भी अब यहाँ से हमें एक राज्य की अवधारणा सामने आती है यहाँ से। अब यहाँ और वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप एक चीज़ ये भी की गई थी दोस्तों, कि वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप जो राजा था उसको सर्वोच्च व्यक्ति मान लिया गया, कि राजा जो है वो सर्वोच्च है, और राजा ही जो है व्यक्ति, वही मतलब राज्य के अंतर्गत सब कुछ है। इसके साथ ही अब राज्य के अंतर्गत लोगों को नागरिकता भी प्रदान की गई। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक राज्य की अवधारणा को ही दर्शाती हैं। तो इस तरह जो ये राज्य का जो आज मतलब हम समझते हैं, ये पूरा का पूरा वेस्टफेलिया की संधि की ही देन है। ये सब की सब ये पूरी तरह यूरोप से आया है। ये राज्य की जो आज हम संकल्पना देख रहे हैं, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि सबकी बाउंड्री कन्फर्म है और सब अपने देशों में नागरिकता दे रहे हैं लोगों को। सब में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वही सर्वोच्च माना जाता है। सारे राज्य जितने भी स्टेट हैं आज के टाइम पर, उन्हें हम संप्रभु के तौर पर देखते हैं। तो ये यूरोपीय अवधारणा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप ने पूरे विश्व को ही लगभग गुलाम बनाया, और इसी तरह से यूरोप की जो राज्य की जो विचारधारा थी, राज्य का जो अवधारणा थी, वो पूरे विश्व में फैल गई। पहले अमेरिका में यूरोप ने कब्जा वगैरह किया था, तो अमेरिका में इसका विचार फैल गया। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हमने राज्य के बारे में जो भी बातें की, राज्य के बारे में हमने जो कुछ भी समझा, वो सब यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में था, और ये आधुनिक है। आधुनिक और यूरोप दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत ने या चीन ने या किसी दूसरे देश ने आधुनिक अवधारणा नहीं दी। यूरोप की ही जो राज्य से संबंधित अवधारणा है, वही पूरे विश्व में आज फैली है। इसे हम आधुनिक राज्य की अवधारणा कहते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से देना, मैं बार बार यूरोप कह रहा हूँ, आप बार बार आप ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा बार बार आप वहाँ कहीं पे अगर आपको कहा जाए कि आधुनिक राज्य की अवधारणा का वर्णन करो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप यूरोप को बताएंगे। आप मतलब ये है कि एक बैकग्राउंड के तौर पर ये दे सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई, ये बैकग्राउंड के तौर पर आप लिखेंगे कि यूरोप से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। लेकिन ये बात नहीं है कि आप हमेशा ही राज्य को के साथ जोड़ें। आपको बस समझ होनी चाहिए कि हाँ, ये जो अवधारणा है वो यूरोप से आई है। अब यहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव था आपको समझाने का, इसे ध्यान से समझिए। आपको आपके सब इस चैप्टर में आपको 3 बातें करनी हैं। एक बात कि जो एंशिएंट इंडिया रहा है, जो प्राचीन भारत रहा है, इसमें राज्य, अगर हम सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको ये बातें समझनी थी कि प्राचीन काल में भारत में राज्य का क्या मतलब था। जैसे कि हम कौटिल्य, मनु को पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने अपने विचार दिए राज्य को लेकर। अब प्राचीन के बाद हमें पढ़ना था मध्य, जो मध्य काल है, जो मेडाइवल टाइम है, उस टाइम पीरियड में जब अकबर का शासन था, मुगल काल था, तो इस टाइम पीरियड में किस तरह से राज्य का मतलब समझा जा रहा था, राज्य का क्या अर्थ लिया जा रहा था। इसके बाद आता था आधुनिक, इसके बाद आता है आधुनिक, और आधुनिक हमें समझना था कि आज के टाइम पर राज्य का क्या मतलब है। देखिए, आज के टाइम पर जो राज्य का मतलब है उसे हमने पहले समझ लिया है। ये जितनी भी बातें की, ये आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में था। तो आपको इसका औचित्य समझ में आया कि मैंने आपको इतना ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको क्यों समझाया। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फालतू नहीं थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। आधुनिक हमने समझ लिया, अब हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो में हमने पूरी तरह राज्य को कवर कर लिया, राज्य का क्या मतलब है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब कुछ हमने आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। मतलब राज्य पूरी तरह हमें क्लियर है। अब हमें सिर्फ बात करनी है कि भारत में प्राचीन काल में और मध्य काल में राज्य का स्वरूप कैसा रहा था। देखिए, हमने आधुनिक टाइम पीरियड की बात कर ली कि आधुनिक समय में राज्य का क्या अर्थ रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब हमें बस प्राचीन और मध्य काल पे फोकस करना है। ये वाली वीडियो को देखने के बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो उस जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे ज़्यादा आएंगे, तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देखना। ये वाला लेक्चर आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, वो वाला लेक्चर आपको बताएगा कि आपको सिलेबस में जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बातें करनी थी, वो आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।